मैंने कहा मेरे पास जो एडिक्शन आ रही है वो मोबाइल की आ रही है, और इतनी डेंजरस है जितनी वो आइस की एडिक्शन है। मोबाइल जो है ये बच्चों के लिए ड्रग्स का काम कर रहा है। सर इसका नाम रख दिया गया है डिजिटल फार्मेकिया। चाइनीज ने क्या नाम यूज किया है? इलेक्ट्रॉनिक कोकेन। मोबाइल इज इक्वल टू आइस का नशा या कोकीन या हेरोइन का नशा। यस। मोबाइल, टीवी, स्क्रीन, एलईडीज, गाड़ी की जिस जगह की भी वो ब्रेन डैमेज कर रही है। आपको पता है एनाटॉमी ब्रेन की चेंज हो जाती है, डिफॉर्म हो जाता है। वो बच्चे जो स्क्रीन ज्यादा यूज करते हैं इन द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ में, उनमें जो ब्रेन में ग्रे और व्हाइट मैटर है वो अंडर फॉर्म्ड होता है। कॉग्निटिव थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते वो बच्चे। बच्चों को मिर्गी पड़ जाएगी ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। बात कर रहे थे तो दरमियान में बच्चा गायब हो गया। अब वालिदैन इसको मिर्गी कभी भी नहीं माने, वो कहेंगे इसको तो जिन ले गया था, वापस उड़ गया, वापस से आ गया। अक्सर बच्चे ऐसे देखे जाते हैं वो एक ही सांस में चले जाते हैं, उनके हाथ पांव मुड़ जाते हैं, तो वो कहते हैं जी इस पे साया आ गया, जिन की हाजिरी हो गई है। उसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। किसी बच्चे को मसला है, ऑटिज्म का है, डिस्लेक्सिया का है, डिमेंशिया का है, बच्चा एकदम पैनिक सिचुएशन में चला गया, वो एक अलग दुनिया में पहुंच गया और वो रो रहा है, चीख रहा है। व्हाट्स द राइट वे टू हैंडल? क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा कि जूती उतार लेते हैं और जूती उतार के कहते हैं मुंह पे मारूंगी जूती तुम्हारे। जहाँ पर उसने 6 महीने लेने थे, 8 महीने या 10 महीने लेने थे बहुत ज्यादा बेहतर होने में, वहाँ 2 साल लेगा, वहाँ 2.5 साल लेगा, वहाँ 3 साल लेगा इंप्रूवमेंट के लिए। एक और टेक्निक है उसे कहते हैं चाइल्ड प्रूफिंग। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महर ज़िशान एंड यू आर वाचिंग 92 पॉडकास्ट। नाजरीन, आपने अपने बच्चों में डिफरेंट बिहेवियर्स देखे होंगे, आपने अपने बच्चों को ये चीज़ें करते हुए देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत तेज़ हो गया है, कोई बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, कोई बच्चा स्लो है। डिफरेंट बच्चे होते हैं, उनकी डिफरेंट डेवलपमेंट होती है जिसे न्यूरो डेवलपमेंट कहते हैं। तो आज जो मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो न्यूरो डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नुमान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, हमारे पाकिस्तान में बड़ों में मेंटल हेल्थ को कोई ख़ास तरजीह दी नहीं जाती, तो किस तरह लोग इस चीज़ पर आमादा हो जाते हैं कि बच्चों को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा? मैं तो हैरान हूँ कि जितने लोगों को आप डील कर रहे हैं, आपके पास तो बहुत ज़हीन लोग ही आते होंगे अपने बच्चों को लेके कि हमारे बच्चे को ये मेंटल डिसऑर्डर है। वरना हमारे माशरे में बच्चे को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो तो उसको सिर्फ जूतों के साथ, साइलेंट ट्रीटमेंट के साथ, टॉर्चर के साथ, उसी के साथ ही ट्रीट किया जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल। बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम होता है बिहेवियर, वो इग्नोर्ड होते हैं और उनका इलाज वालिदैन ये समझते हैं, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं होती, वो समझते हैं मार के ही बच्चे को हम ठीक कर सकते हैं, जो कि ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं है। और ये इतना ज़्यादा और है, उसकी वजह यही है कि अडल्ट्स की मेंटल हेल्थ इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बच्चों का तो ये फिर एक अलमिया ही है। नहीं, ट्रीटमेंट ऑप्शन तो बड़ों को अवेलेबल है, मगर वो थेरेपी पे जाने को या इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए वो समझते हैं कि शायद हम पागल हैं, शायद हमें कोई दिमागी मसला है, तो ही हमने जाना है एक साइकोलॉजिस्ट के पास या एक थेरेपिस्ट के पास। अवेयरनेस जब एक चीज़ की नहीं दी जाती तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वो यही समझते हैं कि हम किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो लोगों ने यही कहना है कि ये इसको तो दिमागी मसला है या ये पागल है, जो कि बिल्कुल एक गलत चीज़ है। मेंटल हेल्थ या बिहेवियर इश्यूज किसी को भी हो सकते हैं और उसमें हेल्प लेना कतन कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। और जब ऐसी कोई चीज़ या हेल्प ट्रीटमेंट ली जाती है तो एक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है ओवरऑल लाइफस्टाइल में। छोटे बच्चों के जहनी मसाइल कितनी किस्म के होते हैं? कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ज़्यादा पाई जाती हैं? सेरिब्रल पाल्सी यानी पट्ठों की कमज़ोरी, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले यानी बच्चा अपनी उम्र में पीछे काम कर रहा हो। अच्छा जी। उसके बाद जो आजकल एक पैंडेमिक जिसको मैं नाम देता हूँ कि कोरोना की तरह एक वबा कहलें फैली हुई है, वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ठीक है। ADHD यानी हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं उनका प्रॉब्लम। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन एंड अंडर डायग्नोज लर्निंग डिसऑर्डर्स, स्लीप इश्यूज, बिहेवियर प्रॉब्लम एंड स्कूल अवॉइडेंस। ये प्रॉब्लम जो हैं जो आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। चलें एक एक करके इन सबको पकड़ते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम आपने वर्ड यूज़ किया, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम होता क्या है? अच्छा, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पहले एक दौर था कि 5-6 डिसऑर्डर्स थे जिनमें ये देखा गया कि बच्चे रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, यानी किसी से बात कर रहे हैं तो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, अपनी दुनिया में बिजी थे। तो 5 डिफरेंट डिसऑर्डर्स को अलहदा अलहदा
नेम दिया गया था, जिसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि शाहरुख खान की एक मूवी थी माई नेम इज़ खान, उसमें उसने रोल अदा किया एस्पार्जर सिंड्रोम वाला। एस्पार्जर सिंड्रोम, जिसको उस दौर में हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म कहा जाता था। अच्छा, वो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म था। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वो 5 जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं उनको एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर यूज़ कर लिया, जिसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। और स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन बच्चों में जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कम भी हो सकते हैं, दरमियाने लेवल के भी हो सकते हैं, और शदीद यानी शिद्दत वाले भी हो सकते हैं। तो जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है, वो जो शिद्दत वाले बच्चे होते हैं वो तो चलो घर वाले कहते हैं ना कि ये तो बच्चा है ये ऐसा, और जो बेचारा मिड में आता है जो माइल्ड होता है सबसे ज़्यादा वो पिसता है। हाँ, वो इसलिए पिसता है क्योंकि उसके सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बेसिकली वो बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, माँ कहेगी डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बोलता नहीं है। जब हम उनसे बात करेंगे, लेट से उसका नाम अली है, लेट से हम कहते हैं अली बात सुनो, तो अली ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देगा, अली ऐसे होगा। हम फिर आवाज़ देंगे अली, अली इधर नहीं देखेगा, अली उधर देखेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा। आई कांटेक्ट नहीं देगा। ऑटिज्म की जो एक निशानी ये है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, और अगर किसी का बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता तो ये एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग, या किसी की जगह पे पॉइंट, किसी चीज़ पे पॉइंट नहीं करता। आई कांटेक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, यस, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा नंबर स्पीच डिले। किस एज से? यस, ये इंपॉर्टेंट है। अमूमन एक बच्चा जो है वो 8 महीने से लेके 12 महीने तक जब उसका नाम लिया जाता है तो वो मुड़ के देखता है कि मुझे कहाँ से आवाज़ आई है। और उसके बाद वो बच्चा पॉइंटिंग शुरू कर देता है, जो कि 9 मंथ से स्टार्ट होती है। इनिशियली आप पॉइंट करेंगे तो वो उस चीज़ को देखेगा, ठीक है। फिर लेटर स्टेजेस में वो खुद भी पॉइंट कर सकता है, लेकिन जब आप उससे पूछेंगे 15 माह की उम्र में फ़ैन किधर है, उसको नहीं पता होगा। तो ये इसको हम कहते हैं पॉइंट ना करना। जैसे बच्चों को वो पोएम भी सिखाई जाती है ना, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, तो वो आप बताते हैं, तो जब आप हेड बोलते हैं तो बच्चा इशारा करता है, तो अगर ये वो अच्छा परफॉर्म करेगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन से वो चीज़ सीख रहा है। अच्छा। और वो स्क्रीन की वजह से वो रियल वर्ल्ड से बहुत दूर है, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में गुम है। वो एक्शंस कॉपी कर लेगा लेकिन वो भी मूड पे करेगा। ठीक है। वालिदैन क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब ये तो पूरी राइम सुना देता है। तो मैं पूछता हूँ आप आए क्यों हैं? वो स्पीच डिले है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि राइम पूरी सुना रहा है, अच्छा, और वो बोल नहीं रहा। ओहो, वो मिमिक कर रहा है, वो रोबोटिक लैंग्वेज में बोल रहा है। वो एक रोबोट है जिसने स्क्रीन से सीखा और पूरी राइम, पूरी स्टोरी उसने सुना दी। लेकिन आपने जब पूछा बेटा आपका नाम क्या है, तो वो सोशली डिस्कनेक्टेड, कॉग्निटिव थिंकिंग उसकी बिल्कुल जीरो होती है। जीरो, बिल्कुल। ओके डॉक्टर साहब, अब मुझे आपकी ये इस बात से बात याद आ गई। हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग, जब उनका कोई बच्चा होता है, वो बच्चा अगर ऑटिज़म का शिकार है और वो बच्चा अपने से कुछ जो उसने सुना है या जो रोबोटिक उसका बिहेवियर है वो कर रहा है और वो इधर नहीं कर रहा, तो कहा जाता है जी एनू जिन चमड़े ने, या एने ना मौत दा फरिश्ता वेखिया। फलां टाइम पे हमारे घर में ना एक फौतगी हुई थी, तो ये छोटा था, इसने मौत का फरिश्ता देखा हुआ है। तो वो मौत का फरिश्ता तो उसने देखा है या नहीं देखा, वो ऑटिस्टिक है मोस्ट लाइकली। तो अब वो बच्चा बेचारा सारी ज़िंदगी सफ़र करता है, तो उसके घर वाले ही उसके लिए मौत का फरिश्ता बने होते हैं, जो ना उसकी जान निकालते हैं ना उसको जीने देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ उस सूरत में जब उसको डायग्नोसिस और थेरेपीज के लिए नहीं लाएंगे। नहीं, वो तो एक चीज़ के साथ पीस बना के बैठ गए हैं ना कि एनू तो जिन देसे है ना, इन्हें तो कुछ हवाई चीज़ देख ली है। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ बताऊँ, ये क्यों करते हैं भला? इसको हम कहते हैं डिनाइल। डिनाइल एक ह्यूमन ब्रेन का मैकेनिज्म है कि इंसान कभी भी एक बुरी चीज़ को सुनना नहीं चाहता। उनको पता होता है कि एक बच्चा है, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, वो कमांड ओबे नहीं कर रहा, वो पॉइंट नहीं कर रहा, वो इमिटेट नहीं कर रहा, लेकिन वो कहेंगे कि जी साया है, या फैमिली में देर से बोलने का कॉन्सेप्ट है, ठीक हो जाएगा, थेरेपीज पे नहीं लेके जाना। लेकिन जब टाइम गुजरता है तब वो डिनाइल की फेज़ ऑटोमेटिकली ओवर होती है, फिर वो एक्सेप्टेंस में आते हैं। एक और मसला होता है, अक्सर बच्चे ऐसे देखे जाते हैं कि उनको जैसे उन्होंने एकदम ऊंची आवाज़ सुन ली है या कोई खड़का सुन लिया, वो एक ही सांस में चले जाते हैं, उनके हाथ पांव मुड़ जाते हैं, तो वो कहते हैं जी इस पे साया आ गया, इस पे जिन की हाजिरी हो गई है। वो क्या मसला होता है? वो अच्छा, उसको मेडिकल टर्म में आप क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। ओके, यस। अब ये इतना कॉमन चीज़ है, आई एम अमेज्ड कि आपको इस कॉन्सेप्ट का पता है और आपने एक्शन भी करके दिखाया, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है। ऐसे हाथ मुड़ जाते हैं बच्चों के, इसके पाँव गर्दन यूं मुड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है।
ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स की एज तक हो सकता है। अमूमन 3 साल की उम्र में ये ख़त्म हो जाता है। इसकी एसोसिएशन आयरन डेफिशिएंसी के साथ है, यानी वो बच्चे जिनमें खून की कमी होती है उनमें ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वालिदैन को हम बताते हैं और वो अमल नहीं करते इस चीज़ पे, वो है कि आपने बच्चे को कुछ नहीं करना। नहीं, वो तो उसको पकड़ के हिला रहे होते हैं, चपेड़े मार रहे होते हैं, मुंह में पानी डाल रहे होते हैं, पाँव रगड़ रहे होते पॉइंट आपने बताया, एक बच्चा अपनी स्टेट में नहीं है, मुंह में पानी डालेंगे तो वो किधर जाएगा? वो चोक हो जाएगा, वो सीधा सांस की नाली में जाएगा, बिल्कुल उसको नमूनिया होगा, वो उससे बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये पॉसिबल है कोई इंसान अपना सांस खुद रोक सके? खुद नहीं रोकेगा, खुद रोक सकता ही नहीं है। ब्रेन आपका फौरन से एक्टिवेट हो जाएगा, आप अपना हाथ खुद ही छोड़ देंगे अगर आप अपना सांस रोकेंगे। तो बच्चे ने उस स्टेट से थोड़ी देर बाद खुद वापस आना है। हाँ, अगर आप उसको रीइंफोर्स करेंगे, बच्चे को हिलाएंगे, परेशान होंगे तो वो और करेगा, थ्रेटन फील करेगा। यस, वो और करेगा। और आप वालिदैन ने ये चीज़ नोटिस की होगी, ये सांस तब बच्चा रोकेगा जब वो रो रहा होगा। बैठे बैठे क्यों नहीं रोक रहा सांस अपना? क्योंकि वो उसका रिस्पॉन्स है, उसने रोते वक्त ही रोकना है। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, थोड़ी देर बाद सांस वापस आ जाएगा। अच्छा, उसको इग्नोर कर दें, यस, तो वो फिर कहते हैं एक कोई सही ना साडा बच्चा चला है। ऐसा ही है। लेकिन अगर वो उसको उस टाइम पैनिक करेंगे तो वो स्पेल दोबारा आएगा। इसके ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं, वो दोबारा आएगा, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। यस। तो इसमें कुछ बच्चों की आंखें मुड़ जाती हैं, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, स्पेसिफिकली कुछ बच्चों की आंखें ऊपर चली जाती हैं, और जब आंखें ऊपर चली जाती हैं उनकी ज़ुबान भी जो है वो तालू के साथ लग जाती है, जैसे दूसरे वर्ड्स में, और उनको टीथ लॉक भी हो जाता है। जी, ठीक है, जैसे हम पंजाबी ज़ुबान में शायद दंदल भी कहते हैं। जी। तो ये किस वजह से होता है? ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल की लास्ट स्टेज है। अच्छा, ये लास्ट स्टेज है। ये लास्ट स्टेज है। एंड ये जो प्रॉब्लम है ये हर बच्चे में नहीं होगा। नॉर्मली वो एक लंबे सांस में जाएगा, सांस रोकेगा, रंग नीला होगा, सांस बहाल हो जाएगा। कुछ बच्चों में ये इतना लंबा हो जाता है, जॉ लॉक हो जाएगा, यस, कि वो साइनोज्ड होगा प्रॉपर, यानी रंग नीला हो जाएगा, हाथ पैर मुड़ जाएंगे, आंखें ऊपर चली जाएंगी, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी देर बाद ही वो अपनी हालत में वापस आ जाएगा। तो वो इसमें एक रेमेडी लोग करते हैं कि जब किसी को ये जॉ लॉक होता है, या पंजाबी में हम जो कह रहे हैं दंदल पड़ती है, तो उसका नाक दबा देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत करते हैं। इसमें आपने बच्चे को उस हालत में छोड़ देना है, कुछ भी नहीं होना। ये स्पेल नहीं है, ये सॉरी फिट्स नहीं है, मिर्गी का दौरा नहीं है कि जिसमें आपने बच्चे का करवट कर देनी है, एक साइड पे मुंह करके लेटा देना है, मुंह में कुछ नहीं डालना। ये तो स्टेट मिर्गी को हम आगे डिस्कस करते हैं। यस, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये वो नहीं है। ठीक है, आपने बच्चे को उस टाइम छोड़ देना है। वालिदैन को यही तो रीअश्योरेंस देनी है कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये एक स्पेल है, ये खुद ब्रेक होगा, ये एक बिहेवियर है, खुद ब्रेक होगा। उसके बाद अगर आप बार बार इसको बच्चे को ऐसे रीइंफोर्स करेंगे तो ये प्रॉब्लम बार बार आपके सामने आएगा। हाँ, आयरन डेफिशिएंसी साथ लाजमी आपने ट्रीट करनी है। तो यानी कि बच्चे को जिन का इजाफा या साए का इजाफा नहीं है, उसको आयरन की कमी है। यस, उसके साथ ये स्पेल ज़्यादा हो जाते हैं, उसके साथ स्पेल ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें जो लोग अपने बच्चों को उठा के लेके चले जाते हैं, भाग पड़ते हैं, बच्चों को हिलाने लग जाते हैं, चपेड़े मारने लगते हैं, तो उनको फिर आप क्या कहेंगे कि वो क्या उससे नुकसान क्या हो सकता है? उससे नुकसान यही होना है कि अगर आप उस टाइम बच्चे को रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये बिहेवियर बच्चे का रीइंफोर्स होगा, और नेक्स्ट टाइम ही विल डू इट अगेन, वो दोबारा करेगा। ये तो वही बात है ना कि अगर उसको ये स्पेल आया है तो इट वाज एन एक्सीडेंट, सेकंड टाइम इट्स अ कोइंसिडेंस, थर्ड टाइम इट विल बिकम अ पैटर्न। यस, दिस विल बिकम अ पैटर्न, वो बार बार वो पैटर्न बार बार रिपीट होगा, वो स्पाइरल में जाएगा बच्चा, उसका वो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम बन जाएगा उसका ब्रेन में लाशौरी तौर पे कि जब भी मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये कुछ करना है, उसने बिल्कुल खींचा है सांस, बिल्कुल, चलो जी लाइट बंद। ऐसा ही है, और रोते वक्त करेगा सिर्फ। हाँ, तो अच्छा, ये कुछ मैंने अक्सर देखा है, बच्चों को चुप कराने के लिए बच्चों से ज़्यादा शोर उनको चुप कराने वालों का होता है। तो थोड़ा उनको भी समझाएं कि बच्चे अगर कोई शोर कर रहा है, एकदम किसी बच्चे को मसला है, कोई भी मसला है, ऑटिज़म का है, डिस्लेक्सिया का है, डिमेंशिया का है, कोई भी उसको मेंटल प्रॉब्लम है, अगर बच्चा एकदम पैनिक सिचुएशन में चला गया, वो एक अलग दुनिया में पहुंच गया और वहाँ पे वो पैनिक सिचुएशन में है और वो रो रहा है, चीख रहा है, उसको हैंडल कैसे करें? व्हाट्स द राइट वे टू हैंडल? क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा कि जूती उतार लेते हैं और जूती उतार के कहते हैं मुंह पे मारूंगी जूती तुम्हारे, तो वो उससे स्पेल ठीक नहीं होता उनको, या समटाइम लगता है कि क्या, तो उसको उस स्पेल को तोड़ने का, उसको उस वक्त कंट्रोल करने का, उस सिचुएशन से बाहर लाने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल, ये जो आप जो चीज़ जिक्र कर रहे हैं इसको हम अपनी मेडिकल टर्म में कहते हैं टेम्पर टेंट्रम्स। ओके,
ये और सिंपल अगर कहें तो टेंट्रम्स बच्चा टेंट्रम्स थ्रो जी, लेकिन वैसे पूरा नाम टेम्पर टेंट्रम्स है। इसमें अगेन हमने ये देखना होता है कि हमने बच्चे को बच्चे के लेवल पे जाके ट्रीट करना है। अगर एक बच्चा शोर कर रहा है, जो कि इसकी एज है, इटोनमी और इंडिपेंडेंस की एज आ जाती है जब बच्चा चलना शुरू करता है, और उस एज में ये टेम्पर टेंट्रम आते हैं। जब आप उसकी इटोनमी की तरफ जाएंगे, रोकेंगे कि इंडिपेंडेंस उसने मूव करना है, तो उसने फिर खप डालनी है, उसने फिर चीखें मारनी है, उसने शोर करना है। उसमें हम एडवाइस ये करते हैं कि आप एक लाइन ड्रॉ करें कि ये वाला एक काम है जो कि डेंजरस है। लाइक अगर वो स्विच है उसके पास जा रहा है तो आपको पता है ये डेंजरस है, वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपने बच्चे को रोकना है। लेकिन अगर वो रूम में खेल रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है, तो अगर आप उसके बार ना टोकें बच्चे को, बार बार ना टोकें। वो एक चीज़ जो उसके लिए डेंजरस नहीं है, उसको आप बार बार टोकेंगे तो वो डेंजरस काम पे टोकेंगे, उसका असर नहीं रहेगा। जाके पकड़ लें, बजाय कि आप इतना शोर करें कि घर में कोई और हो, दिल का मरीज, उसको हार्ट अटैक आ जाए। बिल्कुल, आप डिस्ट्रैक्ट कर देना एक बच्चा किसी एक अच्छी एक्टिविटी में। ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली एक टेक्निक है, ये साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। या एक और टेक्निक है, उसे कहते हैं चाइल्ड प्रूफिंग। लेट्स से आप कहते हैं जी मोबाइल बहुत यूज़ कर रहा है, जी जी, हम तो चीख रहे हैं, उसको बार बार थप्पड़ मार रहे हैं, वो हमारा फिर भी मोबाइल ले जाता है, खेलता है, तो चाइल्ड प्रूफिंग करते हैं, उसकी एनवायरनमेंट से आप मोबाइल गायब कर दें। नहीं, यहाँ पे तो हमारी एक हिपोक्रेट किस्म की माशाल्लाह सोसाइटी है, हम भी उसी का हिस्सा है। तो उसमें ये होता है कि हम हाथ में मोबाइल पकड़ के खुद गेम खेल रहे थे, तूने नहीं खेलनी, यस, उसको फुल टेम्पटेशन दे के तो हम उसको कहते हैं भाई तूने नहीं ये करना। तो क्या वो बच्चा जो है वो अपने जहन में इस चीज़ को सप्रेशन के तौर पे लेता है, और सप्रेशन के अगेंस्ट खड़े होना ह्यूमन नेचर है। हम न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियल प्रेडिशन वालिदैन को सबसे पहले बताते हैं कि बच्चा अगर कोई भी चीज़ सीख रहा है ना, तो वो पेरेंट से सीख रहा है, वो आपकी कॉपी है। आज आप अच्छे काम करेंगे, कल वो बच्चा अच्छे काम करेगा। आज अगर आप उसे कहेंगे मैं जूती पकड़ के मुंह पे मारूंगी या मारूंगा, तो कल उसने वही बात आपके सामने करनी है। तो आप उसको अगर अच्छे तरीके से डील करेंगे, तो कल आने वाले वक्तों में बच्चा अच्छे तरीके से डील करेगा। तो एग्रेसिव बिहेवियर, चीखना, चलाना, नो, नॉट एट ऑल। इट मीन्स के यू डोंट नीड टू मेक योर चाइल्ड अ राइट पर्सन, यू हैव टू बिकम अ राइट पर्सन, बिकॉज यू आर द रोल मॉडल। यू आर द रोल मॉडल। आप बता रहे थे मुझे कि ऑटिज़म में एक तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा। सेकंड, इसको डायग्नोज, आपको मैं एक सिनेरियो देता हूँ। एक बच्चा है, इस वक्त वो 6 महीने का है, और मुझे ये कैसे पता चलेगा इन फ्यूचर, लाइक कितना टाइम है मेरे पास इसको डायग्नोज करने के लिए, कितने टाइम तक मैंने क्या क्या नोट करना है इस बच्चे का, कितने टाइम तक मैंने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि दिस इज़ द सेफ टाइम, मैं इसको थेरेपिस्ट के पास ले जाऊँ तो फ़ायदा हो जाएगा मुझे। अच्छा, उसमें हम जो ऑटिज़म का, वैसे मैं एक आपके इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहूँगा कि जो ऑटिज़म का डायग्नोसिस हम लेबल करते हैं ना, वो 3 इयर्स के बाद का डायग्नोसिस है। यानी 3 साल से पहले आप किसी बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिस्टिक चाइल्ड नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, ठीक है। ही कैन बी एट रिस्क ऑफ ऑटिज़म, एट रिस्क ऑफ, मैं वही रिस्क पूछ रहा हूँ कि उसमें वो क्या क्या आदत होंगी। जारी कि 6 महीने तक तो बच्चे थोड़ा क्रॉल करने लग जाते हैं, नॉर्मल बच्चा सिटिंग पे आ जाते हैं, सिटिंग पे आ जाते हैं, हल्का फुल्का क्रॉल भी कर लेते हैं। जो थोड़े तेज होते हैं, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, 7-8 मंथ्स में, वो 9 मंथ्स में क्रॉलिंग भी बिल्कुल आ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे उसमें, या हमारी ऑडियंस जो है जिनके पास बच्चे हैं, उन्होंने क्या चीज़ बिहेवियर के अंदर, ख़ास तौर पे जो रेड फ्लैग्स हैं, बिहेवियर के रेड फ्लैग्स जो क्लियर है कि भाई ये कोई ना कोई मसला है, चाहे वो ऑटिज्म का हो, डिस्लेक्सिया का हो, वो डिमेंशिया का हो, कोई भी हो, वो ज़रा क्लियर कर। अच्छा, इसमें ना जो अगर हम ऑटिज्म की अगर बात करेंगे तो हम 2 से 3 चीज़ों को स्पेशली हम देखते हैं उसमें। स्पीच, सोशलाइजेशन एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब जहानत, सोशलाइजेशन मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना, और स्पीच मतलब उसका बोलना। नॉर्मली एक बच्चा 1 साल की उम्र में बोलता है मामा बाबा। 1 साल की उम्र, 1 साल की उम्र में पहला वर्ड बोलेगा मामा बाबा। और अगर हम कहें कि 15 माह की उम्र में वो बाबा को देख के बाबा बोलेगा और मामा को देख के मामा बोलेगा, इसके कहते हैं मीनिंगफुल वर्ड। अगर 18 माह की उम्र तक बच्चा पहला मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहा, तो ये एक स्पीच डिले का रेड फ्लैग है। स्पीच डिले का, ऑटिज्म का नहीं, स्पीच डिले का है। अगर उसके साथ कॉग्निशन में डिले है, यानी आप बुला रहे हैं, 10 माह का बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कहाँ से आवाज़ आ रही है, आप उसे कह रहे हैं कि बेटा फ़ैन किधर है, वो अपनी दुनिया में मगन है। यानी कि कॉग्निशन की चीज़ें अगर साथ आ जाती हैं स्पीच डिले के साथ, फिर हम सोचते हैं कि द चाइल्ड कैन बी एट रिस्क फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वो रिस्क पे है, वो रिस्क पे है। रिस्क पे कहने का मतलब आपका ये है कि उसको रिवर्स किया जा सकता है, बिकॉज उसका ब्रेन डेवलप कर रहा है ना। और आप भी न्यूरो डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन है,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ह्यूमन माइंड जो है ना 2 साल तक ऑलमोस्ट 88% तक डेवलप कर जाता है। तो अगर आप 12 महीने, 15 महीने, 16 महीने पे ये क्यूज़ पिक कर लेते हैं तो दैट इज़ अ वेरी राइट टाइम। उस टाइम अगर आपका कोई ट्रिगरिंग फैक्टर है लाइक स्क्रीन वगैरह, कोई भी फैक्टर है, वो बंद करें। ह्यूमन इंटरेक्शन बच्चे के साथ बढ़ाएं, उसके साथ ज़्यादा बातें करें, उसके इशारों को इग्नोर करें, उससे मेक हिम स्पीक के भाई वर्ड बोलो, तो ये चीज़ें बेहतर होती हैं। ज़्यादातर लोग तो 3-3, 4-4 साल के बच्चे को जब वो स्पीच डिले पे होता है तो उसको अपने दिमाग में आइंस्टाइन बना के बैठे होते हैं कि वो भी 4 साल तक नहीं बोल रहा था, इसका अब्बा भी 5 साल तक नहीं बोल रहा था। तो ये एक रेड फ्लैग है। यस, ये एक रेड फ्लैग है। आइंस्टाइन भी लेट बोला था ना। लेकिन ये चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है, क्या वो बच्चा बेवकूफ़ होता है? क्या वो बच्चा मेंटली डिसेबल होता है? हालांकि अच्छा वर्ड नहीं है ये, या डिफरेंटली एबल होता है वो? अच्छा, उसमें ये होता है कि एबिलिटीज़ होती हैं उसमें, उस बच्चे में। 50% बच्चे जो है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको लेबल होता है, उनमें हम मेंटल रिटार्डेशन ये ऐसी टर्म यूज़ नहीं करते। हम टर्म यूज़ करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या उसकी भी लेटेस्ट फॉर्म है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी IDD। 50% बच्चे ऑटिज्म वाले, उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, और कुछ स्टडीज़ ने बताया है इट रेंजेस फ्रॉम 50 to 75%। इतना ज़्यादा ये चला जाता है। तो अगर छोटी उम्र में वो आपके पास आगे बंदा है, उसने 18 महीने की उम्र में, उसने 3 साल तक नहीं वो गया, चलो 2 साल कुछ महीने की उम्र में वो ले गया, आ गया आपके पास, तो उसको फिर आप किस तरह ट्रीट करते हैं? अच्छा, ये सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना जल्दी वो इस उम्र में बच्चे को ले आए हैं। ताकि बहुत कम होंगे ना, 0.001% होंगे ये, बहुत कम बाकी तो हमारे माशाल्लाह वो तो यही कहेंगे ये तो साये के साथ खेलता है, इस पे तो साया आ गया है, बिल्कुल ये तो कोई लाइट चलाओ ऐसे, आप कहते हैं ये पॉइंट नहीं करता, आप अभी इधर कोई लेजर लाइट या दूसरी लाइट करें, ये इसके पीछे पीछे भागेगा। तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो एक इंस्टिंक्ट पे अपनी पे, जैसे एक जानवर इंस्टिंक्ट पे होता है, जैसे हम हमारा वजूद हैवानी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट पे होता है, तो वो उसी पे ही काम कर रहा है, वो ऑटो पे लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें ये होता है कि जब बच्चा सबसे पहले इस एज पे हमारे पास इन सिम्टम्स के साथ आता है, तो सबसे पहले न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन जो है वो बच्चे को असेस करता है, और एक इनफॉर्मल असेसमेंट करता है। जैसे कि वालिदैन कह रहा है कि जी बच्चा 2.5 साल पे आया है। अब 2.5 साल पे हम क्या सोच रहे हैं, बच्चे की एटलीस्ट 2 वर्ड स्पीच हो, यानी दूध दो, आ जाओ, 2 वर्ड स्पीच 2 साल पे आ जाती है। ठीक है, 2.5 साल पे हम एक्सपेक्ट करें बच्चे की एटलीस्ट 40 to 50 वर्ड्स की वोकेबलरी हो, यानी उसको पता हो ये लाइट है, ये फ़ैन है, ये AC है, ये कप है, ये फीडर है। अगर वो बच्चा अब सिर्फ बा माँ ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब है उसकी मेंटल एज स्पीच की 9 मंथ्स पे है, क्योंकि बैबलिंग वाली चीज़ें 6 to 9 मंथ्स पे आती हैं। तो ये एक इनफॉर्मल असेसमेंट डॉक्टर करेगा। ठीक है, उसके बाद मतलब डिफरेंट डोमेन्स में हम असेसमेंट करेंगे। डॉक्टर एक इनफॉर्मल सी एज निकालेंगे, वो कह रहे हैं कि 2.5 साल एज है, मैं देखूंगा अच्छा ये इस एज पे परफॉर्म कर रहा है, एज 13 महीने पे आ रही है। फिर मैं अपनी टीम को रेफ़र करूंगा कि मेरी ये असेसमेंट है, आप अब इसको फॉर्मल असेस करें, फॉर्मली असेस। वो इंटरनेशनल टूल्स हैं, वो स्टैंडर्डाइज टूल हैं, वो बनाए गए हैं पूरी दुनिया पे, बच्चों पे अप्लाई करके उनका एक स्टैंडर्ड सेट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, बच्चों की साइकोलॉजी के उसके मुताबिक हम स्कोर निकालते हैं, उस पर हम ऑटिज्म का लेबल करते हैं। ओके, अच्छा ऑटिज्म के लेवल्स भी हैं? यस, लेवल्स भी हैं, उनका हम डिफरेंट तरीके से लेते हैं। एक होता है लेवल के किस सिवेरिटी का है, तो हम माइल्ड टू मॉडरेट एक कैटेगरी में डाल देते हैं, सीवियर एक कैटेगरी में डाल देते हैं। ओके, ये एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा हम करते हैं लेवल ऑफ स्पोर्ट, यानी बच्चे को स्पोर्ट कितनी चाहिए, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 स्पोर्ट। उसकी बेसिस पे ये लेवल्स निकले जाते हैं, और उसी की बेसिस पे हम उसका IEP बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, और उस पे अमल करके हम बच्चे को बेहतरी की साइड पे लाते हैं, टूवर्ड्स नॉर्मलसी, बेहतरी। ठीक है। तो सर ये कुछ बच्चों को डिसलेक्सिया होता है, जैसे नाजरीन ने तारे ज़मीं पर एक मूवी देखी होगी, डिसलेक्सिया। ऑटिस्टिक बच्चों का तो चलो पता चल जाता है उनके बिहेवियर से, डिसलेक्सिया का पता नहीं चलता। वो लोग स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर स्मार्ट होते हैं वो बच्चे, ठीक है, और द वे दे सी द वर्ल्ड इट्स ऑन अ टोटल डिफरेंट स्पेक्ट्रम, ठीक है, उनका प्रिज्म ही अलग होता है दुनिया को देखने का। तो सर जो ये डिसलेक्सिया होता है, बड़े ब्रिलियंट लोग होते हैं, जैसे कि डिविंची मिरर लिखता था वो, तो ये जो बच्चे होते हैं ये रीड नहीं कर पाते,
और इनको स्कूल में मार पड़ती है, लर्निंग प्रोसेस इनका ख़राब होता है दुनिया के मुताबिक वाला। वैसे पूरे लर्नर होते हैं, ये ज़्यादा शाणे नहीं होते, 1.5 शाणे होते हैं, ठीक है। तो ये फिट इन नहीं कर पाते, तो इनको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? जो हमारा एक क्राइटेरिया होता है उसमें हम बताते हैं कि बच्चा IQ वाइज यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो इसका है वो बहुत बेहतरीन होता है, यानी रोज़मर्रा के काम आउट क्लास। लेकिन जब हम एकेडमिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ये जो लर्निंग डिसऑर्डर है इसको हम क्लासीफाई करते हैं फर्दर 3 तरह के होते हैं। हमने डिसलेक्सिया मोस्ट कॉमन सुना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, उनको मैथ समझ नहीं आता। नो, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, ये 3 तरह की डिसलेक्सिया हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। अब किसी बच्चे में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जब 1 से ज़्यादा होते हैं तो हम उनको मल्टीपल LD लेबल करते हैं, मल्टीपल लर्निंग डिसऑर्डर। तो बेसिकली ये डिसलेक्सिया जो है लर्निंग डिसऑर्डर है। ये जो अक्सर कहते हैं ना हमारा बच्चा है बड़ा ज़हीन, फ़ौरन चीज़ें खोल के सही कर लेता है, स्कूल जाके ये पढ़ता ही नहीं है, बस ऐसा और ही उसको फैंडी लगती है। बिल्कुल, बहुत मार पड़ती है स्कूल में भी, घर में भी। लेकिन जो अब उसमें होता क्या है, बेसिकली वालिदैन को कैसे पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे को डिसलेक्सी है। अब उसका एक क्राइटेरिया तो ये है कि घर के काम है, कोई साइकिल की चेन उतर गई है तो वो फ़ौरन लगा लेगा, कोई मशीन ख़राब हुई है तो वो बिल्कुल टाइट कर देगा उसे। लेकिन जब पढ़ाई की बात करेंगे वो कहेंगे जी इसका दिल नहीं लगता, भूल जाता है, सबक नहीं याद होता, इसके मार्क्स नहीं आते, हालांकि सारा दिन किताब लेके बैठा रहता है। B को D लिखेगा यानी मिरर इमेजिंग होगी, 6 को 9 लिख देगा। अगर 1 लिखना है, 1 की अगर डंडी इस साइड पे आ रही है तो वो दूसरी साइड पे कर देगा, जैसे मिरर में कोई चीज़ नज़र आती है। तो मिरर इमेजिंग बड़ा कॉमन। जब उसके बाद रीडिंग कर लेगा बहुत अच्छी, जब राइटिंग की आएगी तो उससे लिखा नहीं जाएगा, कोई वर्ड है वो उससे बोला नहीं जाएगा। या बात करेंगे रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छी है, मैथ बिल्कुल नहीं आती इसको। तो जब ऐसे डिसऑर्डर, ऐसा प्रॉब्लम बच्चे में आता है तो वो मोस्ट लाइकली लर्निंग डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होता है। अब तो समझदार वालिदैन पिक कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं फिर वो कुट ही खाते हैं, उसको कुट खाते हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब आप को ज़्यादा गुस्सा पेरेंट्स पे आता होगा, कोई ऐसा वाकया होगा आपका, कोई ऐसा मुझे बात बताएं ना जिसमें आपको, आप बार बार मुझे बता रहे हैं कि आपको पेरेंट्स पे ज़रा कि उनका कसूर है, थोड़ा सा मुझे गुस्सा दिख रहा है। नहीं वो उसमें ये गुस्से की वजह जान सकता हूँ? उसमें इस तरह होता है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि डिनाइल वाली फेज़, ठीक है, पेरेंट्स है, नेचुरल है, आ जाता है। लेकिन जब एक चीज़ को बता दिया जाता है या एक चीज़ फील हो रही होती है तो रिलेक्टेंस क्यों शो कर रहे हैं? आपका बच्चा है और दिस इज़ अ राइट टाइम, आप फ़ौरन डॉक्टर को जाके चेक करवाएं। दूसरा ये होता है कि अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम है तो कंसर्न पर्सन जिसका मशवरा लेना चाहिए वो डॉक्टर है, वो नेबर नहीं है, वो खाला नहीं है, वो खाला नहीं है, या वो कोई आपके मोहल्ले में कोई दोस्त यार है, वो नहीं है। तो उसकी बात पे यकीन करने हमारे तो बच्चे बेचारे सारी ज़िंदगी यही सुन के बड़े होते हैं, ओए तूने ये हरकत की तो वो हमारे साथ वाले भट्टी साहब क्या कहेंगे, वो भट्ट साहब क्या कहेंगे। बिल्कुल, तो यही सुनाया जाता है। तो वो बच्चा आगे से बोले बाबा पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ और सुनो डॉक्टर क्या कहता है। तो ये वालिदैन को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर एक बच्चे में इशू आ रहा है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना है। डॉक्टर उसको असेस करेगा, उसका डायग्नोसिस बनेगा, फिर उसकी फर्दर ट्रीटमेंट प्लान की जा सकती है। अगर नहीं करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर सकेगा बच्चा, और वो वालिदैन के लिए भी स्ट्रेस है और बच्चे के लिए भी स्ट्रेस है। डॉक्टर साहब, जापान में एक वाकया पेश आया था जहाँ पे एक कार्टून है पोकेमॉन, उसमें बहुत ज़्यादा कलर फ्लैश हुए थे। तो जापान में उन्होंने वो रात को नशर किया प्रोग्राम, और एकदम से बहुत सारे बच्चों को एपिलेप्सी का दौरा पड़ गया। हज़ारों की तादाद में बच्चे थे और वो सारे हॉस्पिटल में चले गए और उनको वहाँ पे जापान को बच्चों की मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। एंड द रीज़न वाज दैट फ्लैशी कलर्स, जो यूं एकदम लाइट्स चेंज हुई। तो इस चीज़ से तो ये भी पता चलता है कि बच्चों का जो ब्रेन है वो फ्रैजल होता है। वो टीवी देख रहे हों या कोई भी लाइट वाली चीज़ देख रहे हों, क्या ये पॉसिबल है कि सर्टन लाइट पैटर्न्स की वजह से, फ्लैशिंग की वजह से, मोबाइल जैसी चीज़ों की, ब्लू लाइट की वजह से बच्चों के अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है और होता भी है। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बहुत सारे जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो तो ट्रिगर ही स्क्रीन से हो रहे हैं, और आजकल के दौर में मेजॉरिटी में स्क्रीन इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें सबसे पहली जो आपने बात की वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एपिलेप्सी से रिलेटेड है।
बच्चों में अक्सर स्क्रीन की जो ये रैपिड जो लाइट्स चेंज हो रही होती हैं और वाइब्रेंट कलर्स होते हैं और फ्लैशेस ऑफ लाइट्स आते हैं, ये बच्चों में एपिलेप्सी ट्रिगर करती है और उनको एपिलेप्सी का अटैक हो सकता यानी है। कि बच्चों को मिर्गी पड़ जाएगी ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चों को मिर्गी पड़ सकती है, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। मिर्गी कितनी किस्म की होती है? अच्छा, मिर्गी अब डिपेंड करता है टाइप्स। वैसे मिर्गी की अगर हम जनरल मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक मिर्गी ऐसी होती है जो कि पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर रही है। मैंने ये सवाल डॉक्टर साहब आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने एक पेशेंट देखा था, उसकी जो पेरेंट्स थे ना वो ये कह रहे थे जी कि हमारी जो बेटी है ना जी, इस पे जिन्न आता है। वो बात कर रही है, सारा कुछ कर रही है, एंड आई वाज लाइक कि यार कैसे। अब उसको कहीं वो लेके गए और उसको बाबा जी ने को काफ़ी उसको मारा कुट्टा भी। अब वो डर गई। अब होता क्या था, तो शी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने उसको बोला, कहा बेटा क्या मतलब, तुम्हें मार पड़ी है, ये क्या हुआ है? तो कहती नहीं भाई मुझे कुछ नहीं हुआ ना। तो मैंने उसको उसकी अम्मी को पूछा, उसने कहा कि इसमें ना भाई जिन्न आता है। मैंने कहा यार यहाँ पे नलके में पानी नहीं आता, ठीक है, इधर जिन्न आ रहा है। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि उसका हाल हवाल पूछा कि क्या था। तो देन आई फिगर्ड इट आउट कि ये शी स्केर्ड, इसको कोई मसला है। अब उस बच्ची को मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की, मैंने उनको बुला लिया, मैंने कहा ज़रा आए। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, कहता ज़रा इनसे ना जो इनके साथ ट्रॉमा हुआ ना, वो ट्रॉमा जो इसको मार पड़ी है, ट्रॉमा से ट्रिगर हो रही है इनकी एपिलेप्सी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चले मैं भी कुछ पढ़ता हूँ, अगर जिन होगा ना तो सामने आ जाएगा। आई वाज डूइंग नथिंग। तो एंड शी स्टार्टेड लाइक, वो बात कर रही है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, बस मेरी बैक अकड़ गई है। तो दैट वाज अ टाइप ऑफ एपिलेप्सी। हमारे लोगों को सिर्फ जो हाथ उल्टे हो जाए, मुंह से झाग निकल आए, तब यकीन आता है कि ये एपिलेप्सी है या ये मिर्गी है। बाकी फॉर्म्स इनको पता ही नहीं है। दैट इज़ द रीज़न आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि सर बताएं प्लीज़ हमारी आवाम को कि कितनी किस्म की मिर्गी होती है, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब एक चीज़ का पता नहीं है तो लोगों ने इग्नोर ही करना है। मिर्गी एक होती है जो सारी बॉडी पे अटैक आता है, जिस तरह अभी आपने बताया कि हाथ पैर मुड़ जाएंगे, आंखें ऊपर चल जाएंगी, मुंह से झाग आ जाएगा। जो बच्चा या अडल्ट कोई पेशेंट है तो वो यूरिन पास कर देगा या स्टूल भी पास कर देगा। यस, एक मिर्गी होती है जो एक पार्ट ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व करती है, जिसको फोकल कहते हैं, कि बच्चा ऐसे करके जर्क लग रहे हैं, तो ये फोकल यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको फिट्स हो रहे हैं। एक बड़ी मिर्गी है जो कि एक जनरल पब्लिक के लिए शायद बड़ी हैरानकुन हो। उसमें ऐसे होगा कि जैसे मैं अभी करने लगा हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और दरमियान में कोई 3 सेकंड का पॉज आ गया। जैसे कि अगर हम इसको रिपीट करें, ओके वेरी ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड, तो दरमियान में बच्चा गायब हो गया। अब वालिदैन इसको मिर्गी कभी भी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे इसको तो जिन ले गया था, वापस वापस आ गया। तो एक और वैरायटी है, उसको हम कहते हैं सलाम सीजर्स। ऐसे बैठे हैं फिर ऐसे करके, ओके, ये है सलाम सीजर्स, एपिलेप्सी है सलाम सीजर। यस, यानी कि ये शख्स अगर किसी बंदे को भी है, वो बाइक पे जा रहा है तो वो यूं हो जाएगा। यस, ओके, बिल्कुल। एक एपिलेप्सी की टाइप है स्लीप ऑनसेट पे आएगी। ओके, जब एक नींद आने लगी है तो उसको जो है वो फिट्स होना शुरू हो जाएंगे। वो जो रात को कहते हैं कि मैं रात को सोया था तो मेरे ऊपर भूत ने हमला कर दिया, मेरा गला दबा दिया जिन ने आके, और अच्छा, वो चुड़ैल आ गई मेरे को, वो स्लीप पैरालिसिस है। हाँ, वो एक डिफरेंट चीज है, स्लीप पैरालिसिस है। तो ये भी तो वो इसी के साथ मिक्स करेंगे ना। स्लीप ऑनसेट एक और जो है मोस्ट कॉमन छोटे बच्चों में होता है, और अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं। वो बच्चा तकरीबन होगा 10 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का। वो जब नींद आने लगेगी तो जिस्म कांपना शुरू कर देगा, उसको झटके लगेंगे, झटके लगेंगे, लेकिन वो प्रॉपर झटके या एपिलेप्सी नहीं होते। लेकिन अगेन अगर कोई ऐसा सिम्टम हो तो इग्नोर नहीं करना। इन जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होती उसमें ऑक्सीजन की कमी ऐसा नहीं होती, लेकिन जब मिर्गी का अटैक आता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी कोई बच्चा या पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल आता है तो मिर्गी के साथ हम सबसे पहले उसको ऑक्सीजन लगाते हैं। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन डैमेज होने का जितनी देर एपिलेप्सी का अटैक चलता रहेगा उतना ब्रेन डैमेज होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो छोटे बच्चे को जब वो सोने लगा है और वो शिवर करने लग गया जी, तो उसका फिर क्या हल करें वो, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी कम हो रही है, सैचुरेशन भी डाउन जाएगी, तो फर्स्ट रिस्पांस क्या होना चाहिए? अगर तो एपिलेप्सी का अटैक है जो कि पेरेंट्स को इतने पता ही नहीं होता, अगर पता नहीं होता तो एक तो ये कि वी हैव टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस। अब दौर चेंज हो गया,
पहले एक दौर में डॉक्टर को सिम्टम्स बताए जाते थे, तो वो उसको देख के क्लिनिकली एग्जामिन करके डायग्नोस करता था। अब हम एडवाइस ये करते हैं कि अगर आपके पास घर में 2 बंदे हैं तो एक बंदा वीडियो लाजमी बनाए। वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें एडवाइस ये किया जाता है कि कैमरा बिल्कुल आपने उसके ऊपर नहीं रखना, दूर रखना है, ताकि हम हेड टू टो दे सके कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद आपने उसी टाइम जो केयरिंग पर्सन है वो बच्चे को एक साइड पे करवट दे के लिटा देगा, ठीक है, और मुंह में जराब डालनी है? नो। एक दौर था, हाँ जी, वो कहते थे हाँ, जराब सुंगानी है। हाँ जी, जराब सुंगानी है, तो जुत्ती, गंदी जुत्ती सुंगाओ जी। वो कॉन्सेप्ट ये था कि वो चूंकि टीथ अपने आपस में मिला ना वो हाँ, क्लिंचिंग ऑफ टीथ ना हो, तो वो कुछ सॉक्स पहनी होती थी, उतार के वो पहना दी, या वो जूता मुंह में डाल दिया, तो वो स्मेल करने के उस तरफ कॉन्टेक्स्ट में बात चेंज होती होती वहाँ पे चली गई। तो वो क्या होता है कि अक्सर हमने ये भी देखा है कि फिट्स के अटैक के टाइम क्योंकि ज़ुबान ना काटे, पेरेंट्स अपना हाथ बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, उनकी उंगली काट जाती है, वो क्योंकि उसने जॉ लॉक करना होता है। जॉ लॉक हो गया, फिट्स तो हो फिर गए। इसमें जराब डालनी चाहिए ना, फिर जुबान ना काट ले कहीं अपनी। बस फिर वो दांत उंगली भी कटेगी पेरेंट्स की, और वो फ़ायदा कोई नहीं होना, और कोई चोकिंग हो गई तो वो एक अलहदा हैज़र्ड है। तो फिर क्या करें अगर जुबान उसकी दांतों के नीचे आ गई? देखिए, अगर जुबान दांतों के नीचे लेस लाइकली है, अगर आती भी है तो किसी चीज़ के साथ आप उसको पुश कर सकते हैं, अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, मुंह में उंगली नहीं डालनी? नहीं, उंगली नहीं डालनी, क्योंकि वो तो दरमियान में क्रश कर देगी। तो जराब डालनी है? नहीं, जराब नहीं, किसी आप कोई स्टिक वगैरह, कोई स्पून या कोई ऐसी चीज़ उसके साथ कर सकते हैं। स्मेल का कोई ताल्लुक नहीं है? स्मेल का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, बच्चे को एक तरफ करवट करके लिटा देना है, और दूसरा अगर नॉन केस है, अगर मिर्गी वगैरह का है तो उसकी डायग्नोस्ड केस है, तो उसके लिए कुछ हमारे पास मेडिसिन आती हैं जिसको हम विलियम्स पॉस्ट्री कहते हैं, जो कि स्टूल वाले जो रास्ता होता है वहाँ से हम बच्चे को पास करते हैं। ख़ास तौर पे जो फेब्राइल सीजर्स वाले बच्चे होते हैं, जिनको बुखार के साथ झटके लगते हैं, उनको हम ऑलरेडी एडवाइस करके भेज रहे होते हैं। उसके बाद फ़ौरन बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आना पड़ता है। तो सर, ये जो मिर्गी वाला मामला है बच्चों में, ऑटिज़म वाला मामला है, ये मोबाइल से ट्रिगर हो सकता है? यस, फ्लैशी लाइट से ट्रिगर हो सकता है? बिल्कुल भी हो सकता है। तो मोबाइल बच्चों को मिर्गी का मरीज़ कर रहा है? जी, मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सारे प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करने के लिए। ट्रिगर करने के लिए? यस, ट्रिगर करने के लिए। तो जेनेटिकली तो चलो जिसमें है, या वो जीन सप्रेस है उसका, या नहीं कर रहा, तो मोबाइल उसको निखार के सामने ले आएगा। यस, ट्रिगर कर देगा। वो प्रॉब्लम अगर माइल्ड कैटेगरी का भी है तो वो सीवियर की फॉर्म में आपके सामने आएगा। अच्छा, यानी कि जो बच्चा जिसमें हल्का फुल्का मसला होना था, उसने, अगर वो ऑटिस्टिक है, उसने हल्का फुल्का यानी कि थोड़ा बहुत करना था और उसने थेरेपी लेनी थी, ठीक हो जाना था, अब वो सीवियर की कैटेगरी में जाएगा। और उसको ऑटिज़म अगर है तो वो उधर उसका मामला ख़राब हो गया, उसको एपिलेप्सी है तो वो उसकी वर्स हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पर उसने 6 महीने लेने थे, 8 महीने या 10 महीने लेने थे बहुत ज़्यादा बेहतर होने में, वहाँ 2 साल लेगा, वहाँ 2.5 साल लेगा, वहाँ 3 साल लेगा इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि स्क्रीन ने उसके ब्रेन को उस हद तक डैमेज कर दिया है कि बेहतरी लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। स्क्रीन ब्रेन को किस उम्र से डैमेज करना शुरू करती है सबसे ज़्यादा, और स्क्रीन के ऊपर किस तरह के फ्लैशी कलर्स या किस टाइप की स्क्रीन? कुछ लोग तो कहते हैं ना जी, टीवी स्क्रीन है, इसका क्या दूर से देख रहा है, मगर वो फ्लैशी कलर्स जो होते हैं, जो वो फ्लैश लाइट्स होती हैं, जो उसमें वो डिफरेंट तरह के रंग आते हैं, और फिर जो बच्चों को एकदम स्क्रीन चेंज होती है, और फिर बच्चों को जो डोपामीन आता है उसकी वजह से, वो कितना डैमेज करता है ब्रेन को? अच्छा, इसमें हमें ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन मीडिया कहते किसको हैं। लोग, आपकी बात बिल्कुल सही, लोग कहते हैं सिर्फ मोबाइल एक स्क्रीन है, टीवी इज़ नॉट अ स्क्रीन। सर, मुझे कमेंट्स आए हैं अभी आपके साथ, मैंने जो पिछला इंटरव्यू किया, मुझे नीचे कमेंट्स आए, करे भाई आपको पता ही कुछ नहीं है, बच्चे तो मोबाइल से सीखते हैं, वो पहले वाला टीवी होता था, इस टीवी से तो आंखें खराब नहीं होती। मतलब हर बंदा ना नीचे उसको, वो साइंसदान बना हुआ है और उसको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी मिसाल ये है कि आप देखें, एक बंदा बिजनेसमैन है और एक बंदा जो है वो बैंकर है। जी। तो अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका क्या मशवरा आप बैंकर से लेंगे या बिजनेसमैन से लेंगे? तो वी हैव टू डिसाइड हमने मशवरा किससे लेना है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्क्रीन मीडिया जी सिर्फ मोबाइल का नहीं है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वहाँ पे एलसीडी लगी है, वो भी स्क्रीन है। आपकी गाड़ी में एलईडी लगी हुई है, वो भी स्क्रीन है। अच्छा। यस। और आप एक्टिव और पैसिव स्क्रीन टाइम दोनों बच्चे को डैमेज कर रहे हैं। एक्टिव तो वो है जो खुद देख रहा है, पैसिव वो है जो घर में टीवी लगा हुआ है और बच्चा सामने बैठ के वो देख रहा है। पैसिव स्क्रीन टाइम डैमेज करती है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि कैसे ब्रेन को किस एज में इम्पैक्ट करती है, जो ब्रेन की जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ में मैक्सिमम ग्रोथ। तो अगर इस टाइम बच्चे को स्क्रीन से एक्सपोज करेंगे तो इस टाइम जो होने वाला डैमेज है वो
डीपर भी होगा, यानी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, और उसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, और उससे होने वाली चेंजेस को रिवर्स करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है, मेरी आंखों देखी बात है। बच्चों का एक वो सॉफ्ट टॉय सा मिलता है जिसमें से बच्चों की टांगें गुजार देते हैं और वो बैठ जाता है। छोटा बच्चा 3 महीने का बच्चा होता है, उसको उसमें फंसा देते हैं, जी जी, बिठा देते हैं, सामने बड़ी स्क्रीन लगा देते हैं, अभी मोबाइल नहीं बच्चा देख रहा, बड़ी स्क्रीन लगा देते हैं या होल्डर के ऊपर मोबाइल लगा देते हैं, वो एक कार्टून एंजॉय कर रहा है। तो ये उसका ब्रेन डैमेज करने वाली बात है। सेकंड, मैंने लोगों को देखा है गाड़ी में स्पेशली बच्चे के कार्टून्स और वो चीज़ें, बच्चा 2-3 महीने का है अभी गोद में, क्योंकि माँ है उसने गोद में पकड़ा हुआ है बच्चे को, बाप गाड़ी चला रहा है, तो वो आपस में उन्होंने बातें करनी है, तो उन्होंने कहा चलो बच्चा भी लगा ही रहे। तो वो उसके लिए कार के अंदर जो LCD मौजूद होती है, जो स्क्रीन मौजूद है, उसमें उसके स्पेशल कार्टून्स चल रहे होते हैं। तो इतने छोटे बच्चे को जब ये एक्सपोजर मिलता है, कितना का ब्रेन उसका डैमेज हो सकता है। अच्छा, इसमें मैं ना एक बात पहले आपको ऐड कर दूं कि आप हैरान होंगे कि पेरेंट्स हमें आकर ये चीज़ बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट है, आप अभी इसको गए, ये भी आपको यूट्यूब पे एक वीडियो लगा देगा। अच्छा, दे टेक इट एज अ क्रेडिट, दे टेक इट एज अ वेरी स्मार्ट कॉम्पिटेंसी कि बच्चा हमारा इतना कॉम्पिटेंट है, और वो बड़ा प्राउडली इस चीज़ को बताते हैं। और कितनी एज का बच्चा? ये 15 महीने का बच्चा, क्योंकि उसका स्क्रीन का एक्सपोजर 7-8 मंथ से है। 15 महीने में उसका ज़रा होल्ड बड़ा बेहतर होगा, तो उसके बाद वो वाकई ऑपरेट करोगे, लेकिन फिर वो अपनी वर्चुअल वर्ल्ड में रहेगा। अब आप जो अगला सवाल है कितना डैमेज हो सकता है, तो अगेन इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ है बच्चे के, मेलाटोनिन जो एक ब्रेन का है हार्मोन जो कि स्लीप से रिलेटेड है, लेवल अप एंड डाउन, स्लीप प्रॉब्लम शुरू। नंबर 2 डोपामीन, जिसका सबको पता है कि ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी, लेवल अप एंड डाउन। नंबर 3 एक गैबा, एक न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लेवल अप एंड डाउन। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, आप हैरान होंगे, आप शायद यकीन ना करें। ये तो हमने बात की न्यूरोकेमिकल्स, केमिकल्स अप एंड डाउन है। आपको पता है एनाटमी ब्रेन की चेंज हो जाती है, डिफॉर्म हो जाता है। स्टडीज़ ने ये चीज़ बताई है कि वो बच्चे जो स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द अर्ली लाइफ, यानी फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लाइफ में, उनमें जो ब्रेन में ग्रे और वाइट मैटर है जी जी, वो अंडर फॉर्म्ड होता है, बनता ही नहीं, वो कॉग्निटिव थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते वो बच्चे इंटेलिजेंट ही नहीं होंगे। बच्चों की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो अपनी उम्र से पीछे होंगी, बच्चों की सोशलाइजेशन पुअर होंगी, और ये भी साइंस ने प्रूव किया है ये वही हिस्से हैं जो कि वर्बल कॉम्पिटेंस यानी स्पीच से रिलेटेड एबिलिटीज़, एग्रेशन वाला सेंटर यानी जहाँ से बच्चे का बिहेवियर और एग्रेशन मैनेज होता है, और कॉग्निशन वाला सेंटर स्पेशली उन एरियाज़ की जो ग्रोथ है वो हॉल्ट होती है, वो रुकती है। तो ये सारा कुछ मोबाइल से हो रहा है। Yes, मोबाइल से, टीवी से। यस, मोबाइल, टीवी, स्क्रीन, LEDs, गाड़ी की जिस जगह की भी है, ये डैमेज कर, एक्टिव है, पैसिव है, वो ब्रेन डैमेज कर रही है, ब्रेन डैमेज कर रही है। यस, दैट इज सो हॉरिबल सर एंड सो हॉरिफिक। बिल्कुल। तो अगर बच्चे का ब्रेन इस तरह डैमेज हो रहा है, और अब जाहिर बात है कि इसके बगैर डॉक्टर साहब गुजारा अभी नहीं है। अभी हमने जो अडॉप्ट कर ली हैं चीज़ें, जो माशाल्लाह हमारा माशरा जिधर निकल पड़ा है कि खाने को पैसे हो ना हो, नया मोबाइल लेना है, नया कारोबार शुरू करें, यार वो पैसे नहीं हो रहे, हाथ में लेटेस्ट iPhone 17 पकड़ना है हमने, ठीक है। तो ये हमारे एक माशरे का मसला बन गया हुआ है। और बच्चे को जी स्क्रीन देनी है। मैंने 8-8 साल के, बल्कि 5-6 साल के बच्चे देखे हैं जिनके अपने डेडिकेटेड मोबाइल हैं, दे आर द ऑनर ऑफ देयर मोबाइल, और वो कहते हैं जी मेरा मोबाइल मुझे दे दें, ये मेरा है। बिल्कुल इंटाइटलमेंट वो लेते हैं, दे डोंट टेक इट एज प्रिविलेज। तो ये तो आपने बताया जो बच्चे पे फिजिकली मसला आ रहा है, बच्चे की नशोनुमा पे क्या फ़र्क आएगा उसकी? अगर जाहिर बात है आप बता रहे हैं कि ब्रेन जो है वो डिफॉर्म हो सकता है, तो फिर वो जो ब्रेन है उसका सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसके जो बाकी मामलात हैं, वो तो जो उसके ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, उसने जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसको बड़ा छोटा करना है, वो तो सारा कुछ ही शॉर्ट सर्किट होगा। तो फिर उसका फिजिकली क्या हाल होगा? सर, ये जो ओवर यूज ऑफ स्क्रीन मीडिया है ना, अगर मैं इसके साइड इफेक्ट्स आपको बताना शुरू कर दूं तो ये हमारी सेटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। सर प्लीज़ बताएं, बहुत ज़रूरी है। सर, आई साइट का प्रॉब्लम, बच्चों की नज़र ख़राब होती है, आई पेन, आंखों में हर टाइम बच्चों के दर्द रहता है, नेक स्ट्रेन, एक पर्टिकुलर पोजीशन में बच्चा मोबाइल यूज़ करता रहेगा, सारा दिन गर्दन में दर्द रहेगा,
ओबेसिटी, वेट गेन, अब आप कहेंगे उसका क्या ताल्लुक है? बैठा रहेगा, एक्टिविटी नहीं होगी, आपको पता है इस मेटाबॉलिक सिस्टम टाइम, डाउन। यस, ओबेसिटी की वन ऑफ द जो रिस्क फैक्टर है जो ओबेसिटी का, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और वो ड्यू टू यूज़ ऑफ द स्क्रीन। बैठा है, खाना खाया, टीवी देखा, फिर लेटा, फिर खाना खाया, साथ टीवी चल रहा है और ईटिंग चलती जा रही है, वेट गेन, ओबेसिटी। उसके बाद स्पीच डिले, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट। वर्चुअल वर्ल्ड में बिजी है, उसको नहीं पता, उसका ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं। और आपको एक चीज़ बताऊं कि इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में बच्चा जो है ना, वो चीज़ों को हाथ लगा के पकड़ के फील करता है और अपने ब्रेन में लेके जा रहा होता है। इसको हम सेंसिटिव मोटर स्टिमुलस कहते हैं। ठीक वो है, उसको नहीं मिल रहा, तो उसकी वो जो एक कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप होनी है, वो बच्चे की हो ही नहीं वो पाएंगी। एक सेंस बंद होगी उसकी। यस, उसके बाद बिहेवियर प्रॉब्लम, ओके, एक चीज़ है उसे हम कहते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। एक वर्स्ट फॉर्म है एग्रेशन की, जिसमें बच्चा ना सिर्फ अपने आप को डैमेज करेगा ओके, बल्कि प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा। बिहेवियर प्रॉब्लम में इतना एग्रेशन आएगा कि वो चोरी कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को आग लगा सकता है, वो सेल्फ डैमेज कर सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन है ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन मीडिया की। ये जो अक्सर मैंने देखा हुआ है कुछ बच्चों को, कि उसकी माँ ने उसको बोला है कि दे दो फ़ोन वापस, और बच्चा सजदे में चला गया और वो टकरें मारी उसने, और यहाँ से अपना सर नरम कर लिया, फिर माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया। तो वो क्या करे सर, बेचारा? अब ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि टकरे मारना उसने सीखा कहाँ से? सर, सारा एग्रेशन स्क्रीन से खा रहा है। ओके, नंबर 2, बच्चा रोया, माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया, लो जी, बच्चे को तो क्रेडिट मिल गया, पैटर्न, पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद जब रिवॉर्ड ऐसी सीन सिस्टम होगी, हो गया। वो और ज़ोर से सर मारेगा, माँ 2 फ़ोन पकड़ाएगी, उसे पता है मैं फिर सर मारूंगा, माँ मुझे 3 फ़ोन पकड़ा देगी। वो तो ये काम बार बार करेगा। इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट ऑफ द नेगेटिव बिहेवियर। तो वो हम नेगेटिव बिहेवियर तो उन्होंने ये रीइंफोर्स तो कर दिया। हमारे माशरे में ये रीइंफोर्समेंट ऑफ नेगेटिव बिहेवियर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हमारे माशरे में तो ये तो हज़ारों सालों से चलती आ रही है ना। हम तो यही कहते हैं ना कि जो कील सीधा होता है उसको ठोक दिया जाता है, जो टेढ़ा होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो हमने जब रिवॉर्ड सिस्टम रखा ही उस इंसान के लिए है जो कि बदतमीज़ है, बदलिहाज है, और उसको किसी की कोई तमीज़ नहीं है, जिसकी कोई एथिक्स नहीं है, जिसकी कोई नॉर्म्स नहीं है, जिसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, जो किसी चीज़ को नहीं मानता, जिसके अंदर कोई दीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है, हम उसको रिवॉर्ड देते हैं। मगर जो इंसान नेक होगा, जिसमें हया होगी, शर्म होगी, ख्याल होगा, एहसास होगा, हम उसको कहेंगे ए बेचारा ना भला मानस है, बेवकूफ़ है। तो फिर तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से हम जो ये अभी बात कर रहे हैं, सत्यानाश तो हज़ारों सालों से हुआ है। नहीं, बस बिल्कुल हमें है, समझ अब लेकिन लगी है। हाँ, लेकिन हमारे पास 2 तरह के पेरेंट्स आते हैं। अच्छा, एक पेरेंट्स वो हैं जिनको पता होता है कि ये देयर इज चीज़ समथिंग रॉन्ग, इन्होंने ना लिमिट सेटिंग, हम उसको वर्ड यूज़ करते हैं, लिमिट सेटिंग। बाउंड्री सेट की होती हैं। यस, एक बाउंड्री है ओके, कि, और इफेक्टिव डिसिप्लिन, 2 चीज़ें। ओके, कि भाई स्क्रीन जब हमने कह दिया ना मना है, तो ये नहीं है कि मेरी बहन आई है या बच्चे की खाला आई है तो मैं वक्ती तौर पे उसको दे दूं, जब खाला जाएगी उसके बाद बिल्कुल स्क्रीन टाइम 0, नो। उन्होंने ऐसा इफेक्टिव डिसिप्लिन किया हुआ है, लिमिट सेटिंग की हुई है कि वो हर जगह एप्लीकेबल है। सर, वो बच्चे फिर सीधे ही रहते हैं। अगर आप उनको अपनी सहूलत के मुताबिक चलाएंगे तो फिर ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं ये होता है। और आप ये सही कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ये है, 2 पेरेंट्स आते हैं उसमें 80-90% वही है जो बच्चे का बिहेवियर ख़राब करते हैं। खुद ख़राब नहीं, मैंने देखा है ना, अगर लेट्स सपोज पेरेंट्स ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है, फ़ोन को, या किसी कोई बच्चे को डिसिप्लिन किया है तो फिर नानी आ जाएंगी या दादी आ जाएंगी, वो अपने 5 मिनट के लिए और ले के लिए ना उनके पूरे जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर के चले जाएंगे। और पेरेंट्स भी बेचारे कितनी दफ़ा एक पैटर्न को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे बुज़ुर्ग भी जो हैं, लोगों के बुज़ुर्ग मिलते हैं जो गहरी बातें करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो गहराई में फेंक रहे हैं। तो क्या करें इसका? बिल्कुल ऐसा ही है बुज़ुर्गों कि की थेरेपी होती है, बच्चों को ट्रेन करने के लिए ना उन सारों को थेरेपी लेनी चाहिए। एक पेज पे आना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब के लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं? देखिए, मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, इसी में ही बड़ा हूँ। हमने तो चलो ज़िंदगी में जो गलतियाँ कर ली हैं, जो देख ली हैं, एटलीस्ट हम उसको एक नॉलेज कर रहे हैं। तो मैं कभी कभी ये चीज़ सोचता हूँ कि यार, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो खुद अभी बच्चे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। खुद उनकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है वो उस लेवल की नहीं है, दे आर नॉट केपेबल टू बिकम अ पेरेंट। ठीक है, तो वो बच्चे पैदा करी जा रहे हैं, और बच्चों का भी आगे वो दे आर अ पार्ट ऑफ द चेन, और वो चेन चलती जा रही है, चलती जा रही है। नो वन इज़ रेडी टू ब्रेक इट।
तो इसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? सर, पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट, और वाकई हर बंदे को राइट पेरेंटिंग नहीं आती। इसके लिए सर ग्राउंड लेवल पे चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए एकेडमिक्स में चीज़ें शामिल, निसाब में चीज़ें शामिल करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को, ख़वातीन को, मर्दों को बताना पड़ेगा कि आने वाली ज़िंदगी में आपका ये रोल है, आपने इस तरीके से अपना फैमिली चलाना है, आपने इस तरीके से अपना घर में सिस्टम को लेकर चलना है। ये विदाउट जो बेसिक लेवल की एजुकेशन है जो आपने बात की है, ये नहीं हो सकता। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि जब यूरोप में जब ये स्क्रीन मीडिया आया तो स्क्रीन पे तो हर तरह का कंटेंट था, तो उनको तो अब टेंशन पड़ गई कि ये तो बच्चे भी हर अडल्ट कंटेंट से और हर चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं, तो हमने इसको क्या करना है। उन्होंने उनके सिलेबस में वो चीज़ ऐड कर दी कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो वो जो इनिशियल ईयर्स पे जो प्रॉब्लम आना शुरू हुए थे उस स्क्रीन के यूज़ करने से, वो 5-10 सालों बाद जाके ख़त्म हो गए, क्योंकि उनको नॉलेज मिल गया कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है। नहीं तो हमारे तो माशरे में बच्चों को तो सिर्फ ये स्क्रीन से मसला नहीं है, प्रेडिटर से भी मसला है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग इज़्ज़तदार बने फिर रहे होते हैं, अंदर से पेडोफाइल होते हैं। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि हम रोज़ वाक़यात सुनते हैं बच्चों के साथ जो हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे लोग फिजियोलॉजी को पढ़ाने की बजाय, बच्चों को गुड टच बैड टच बताने की बजाय डिनाइल में चले जाते हैं, और बच्चे को गुड टच बैड टच का पता नहीं होता, बस वो पता नहीं होना चाहिए। हाँ, ट्रॉमा लेके आ जाए, वो हर चीज़ एक्सपोज देख के आ जाए, वो एक हेल से वापस आ जाए, वो एक्सेप्टेबल है। बस सर इसके लिए अगेन वही वाली बात है कि वालदैन को तो जो ज़िंदगी थी वो उन्होंने गुजार ली, अब नेक्स्ट जनरेशन को हमें टीच करना है। जो यंग पेरेंट्स हैं उनको हमने बताना है कि आपने अपने बच्चे को ये चीज़ गुड टच और बैड टच का कॉन्सेप्ट देना है। वैसे मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आजकल ये चीज़ मुआशरे में चेंज हो रही है। अगेन दो तरह के पेरेंट्स हैं। ये तो चले, मुझे बड़ी खुशी हुई है ये बात सुन के जब आपने कहा कि 2 तरह के पेरेंट्स हैं। चले, थैंक गॉड, वरना पहले तो एक ही तरह के थे। मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ। मैं कल क्लिनिक पे एक बच्चा देख रहा, तो बच्ची थी, उसकी उम्र तकरीबन आई गेस कोई 2 साल शायद उम्र होगी। अच्छा। तो फादर की गोद में थी, और मैं जब उसको चेक करने लगा, शी वॉज हैप्पी चाइल्ड बैठी थी, तो मैंने अपना प्रोटोकॉल जो हमारा होता है बच्चे के साथ प्ले करके, और फिर बड़े प्यार से मैंने बच्चे से वैसे परमिशन ली कि मैं आपको देख लूँ। वो रोने लग गई, तो उसके बाबा और मामा के दोनों के मुंह से एक ही लाइन निकली, बेटा कोई बात नहीं, डॉक्टर हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने आपको चेक करना है, ये बैड टच में नहीं आएगा। वंडरफुल। तो ये लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और जिनमें आ रही है वो ये चीज़ें अपने बच्चों में डाल रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। चले, मुझे खुशी हुई है कि चले हमारी आगे आबादी का कुछ पोर्शन तो चलो सेफ़ है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे सब बच्चे सेफ़ हों। और सर, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डोपामीन के हवाले से। ओवर यूज़ ऑफ डोपामीन, जो कि हमें बड़ा मज़ा आता है, ये बाद में हमारे डोपामीन रिसेप्टर्स को फ्राई कर देता है। हम कहेंगे कि दिमाग में कुछ फ्राई हो गया, आम बंदा नहीं समझ पाएगा। तो ज़रा थोड़ा ये डोपामीन की जो एक्सेस ज़्यादा हो जाती है ब्रेन में, और फिर वो असर नहीं कर पाता, फिर वो और डोपामीन एक्सक्रीट होता है, ये बात चली जाती है फिर एडिक्शन की तरफ। बिल्कुल, ये थोड़ा हमारी ऑडियंस को समझा दें। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक बात कहते हैं, शुरू से सुनते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप कोई भी काम एक्सेस क्वांटिटी में करेंगे ना, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। अब या वो स्क्रीन मीडिया यूज़ करें, डोपामीन का लेवल वेरिएबल करेगा। आपके पास ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि डोपामीन का लेवल बढ़ा देती हैं बॉडी में। आपके पास अपनी एनवायरनमेंट है जो कि डोपामीन का लेवल कम या ज़्यादा कर सकती है। तो हम एडवाइस ही करते हैं कि अपनी लाइफ में एक मॉडरेट लाइफ गुजारें, किसी भी चीज़ के एक्सेस की तरफ ना आ जाएं। जब भी एक चीज़ के एक्सेस की तरफ जाएंगे और जब उसके नॉर्मल लेवल की तरफ आप वापस आएंगे, तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो चुका होगा, तो वो आपको प्रॉब्लम। और जो डोपामीन से रिलेटेड जो आप बात कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली एनजाइटी और डिप्रेशन का शिकार कर देती है। आपकी लाइफ से हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है, आप ऑलवेज यू आर इन अ सैड मूड, आप डाउन होते हो, आपसे काम पे फोकस नहीं होता, आप डिप्रेशन और एनजाइटी लड़ते झगड़ते हैं, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए मॉडरेट लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक्सेस और नेगेटिव चीज़ों से अभी आपने जो बात की है कि डोपामीन टीवी मोबाइल स्क्रीन से भी वैसे ही बढ़ रहा है, ड्रग्स से भी वैसे ही बढ़ रहा है। यस। तो बच्चों को हम ड्रग्स दे रहे हैं मोबाइल
सर आपको मैं बताऊं, मोबाइल जो है ये बच्चों के लिए ड्रग्स का काम कर रहा है। सर इसका नाम रख दिया गया है डिजिटल फार्मेकिया। फार्मेकिया इज मुझे लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज का शायद वर्ड है जिसका मतलब है ड्रग। तो दिस इज डिजिटल एन फार्मेकिया, इलेक्ट्रॉनिक ड्रग। ओके। चाइनीज ने क्या नाम यूज किया है? डिजिटल हीरोइन। मोबाइल को जी डिजिटल हेरोइन। जी, ओह माय गुडनेस। इलेक्ट्रॉनिक कोकेन। सर ये वर्ड यूज हो रहे हैं मोबाइल के बारे में जी बच्चों के लिए। जी। एक सिंड्रोम बना दिया है, एक डायग्नोसिस बना दिया है। वो जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम एडिक्शन का डायग्नोसिस है प्रॉपर। सर इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि ये एडिक्शन क्यों हम कह रहे हैं। आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं? बहुत कम यूज़ करते हैं, शायद हम उसे इससे आप निकल गए। स्ट्रीक्स की बात कर रहे हैं? जी स्ट्रीक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं, द फर्स्ट थिंग दे डू इन द मॉर्निंग इज दे रोल ओवर, दे पिक अप देयर फोन एंड दे सेंड द स्ट्रीक। अच्छा, मजे की बात है, कोई उनको उसकी चवन्नी भी नहीं मिलती। नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एडिक्शन है कि इतनी स्ट्रीक्स हो गई हैं मेरी, इतनी स्ट्रीक्स हो स्ट्रीक गई। टूट ना जाए हमारी, हमने आज भेजनी है। सर ये एडिक्शन है। रिवॉर्ड सिस्टम। सर आपका माइंड रात को सोते वक्त यही सोच रहा है कि मैंने सुबह उठ के पहला काम स्ट्रीक भेजनी है। तो ये एडिक्शन नहीं तो क्या है? ड्रग की भी तो एडिक्शन ऐसी ही होती है ना। ऐसे ही ये आजकल मुआशरे में जो इतने ज़्यादा, मैं आज मैंने ट्रैवल किया तो मेरे साथ एक दो साइकेट्रिस्ट हैं, वो बैठे हैं, तो वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये आइस आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो कह रहे हैं कि सारा कुछ ख़त्म हो गया, अब सिर्फ आइस की एडिक्शन आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी फील्ड है, बड़ा बच्चों की आ रही होगी। मैंने कहा मेरे पास जो एडिक्शन आ रही है वो मोबाइल की आ रही है। एडिक्शन मोबाइल। यस, और इतनी डेंजरस है जितनी वो आइस की एडिक्शन है। दोनों ड्रग्स हैं, दोनों के जो एंड रिजल्ट है वो सेम है। मोबाइल इज इक्वल टू आइस का नशा या कोकीन या हेरोइन का नशा। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो फिर तो हमारी देखें सारी आबादी, जितने हमारे लोग हैं, ये सारे रिस्क पे हैं। अगली जनरेशन बीटा का तो फिर बेड़ा ही गर्क है। बस ये तो हमने डिसाइड करना है कि हमने उसका राइट यूज़ करना है या रॉन्ग यूज़ करना है। हमने एडिक्शन पे डालना है या यूज़फुल कंटेंट। आपको पता है WHO ने स्क्रीन गाइडलाइंस दी हुई हैं और पेरेंट्स को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। WHO कहता है कि बच्चा जो तकरीबन 18 माह से नीचे है उसके लिए 0 स्क्रीन टाइम है। ख़त्म होगी बात, इस पर दूसरी थॉट नहीं है। वो एक ही काम कर सकता है, अगर उसका फादर कहीं बाहर है किसी दूसरे मुल्क में तो वो एक वीडियो चैट कर सकता है, दैट्स इट, और नहीं यूज़ कर सकता। ओके। इस तरह 18 महीने की उम्र से पहले बच्चे को मोबाइल देना ही नहीं है। एक ही चीज़ में टीवी है, भी नहीं दिखाना। मोबाइल टीवी स्क्रीन 0 है सिवाय वीडियो चैटिंग के। 18 महीने से 2 साल तक का बच्चा जो है वो को व्यू कर सकता है पेरेंट के साथ, जिसमें कोई एकेडमिक प्रोग्राम होगा और स्क्रीन थोड़ी देर बाद पेरेंट साइड पे करके उससे बात करेंगे, ओके ये एप्पल था, ये बनाना था, ताकि उसको वो टीच कर रहे हो। अच्छा, वो टीचिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत मॉडरेटेड। लेस देन 1 आवर। ओके। उसके बाद 2 से 5 साल तक की उम्र में भी बच्चे को ये जो हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स हैं वो दिए जा सकते हैं। अगेन को व्यू, जिसमें फ्लैशी कलर्स ना हो, दूसरा ना ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट ना करें। जैसे ये कार्टून्स हम देखते हैं, हर 3 सेकंड के बाद स्क्रीन चेंज होती है, हर 3 सेकंड्स के बाद, तो वो एक अलग डोपामिन स्पाइक देता है। वो वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा, वो रियल लाइफ में फोकस नहीं करेगा क्योंकि ऐसे ऐसे करके चीजें स्पाइरल में रहेगा वो। यस। 5 से 12 साल की उम्र तक बच्चे को स्क्रीन 1 आवर तक दे सकते हैं अंडर सुपरविजन। 5 से 12 साल तक? जी, अंडर सुपरविजन। सर यहाँ पे 5 से 12 साल के बच्चे के पास अपना जाती मोबाइल है, अनसुपरवाइज्ड। बिल्कुल ऐसा ही। VPN भी लगा होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े तेज होते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसा ही है सर, दे नो एवरीथिंग। तो क्योंकि वो टीवी भी लगा के बैठे हैं, टीवी पे हर चीज़ आपको बता रहे हैं, रील्स चल रही होती है उसमें सब कुछ बता रहा होता है। रील्स में सब कुछ आ रहा होता है। अच्छा सर, इसमें अब गलती क्या करते हैं पेरेंट्स? वो कहेंगे जी डॉक्टर नुमान ने गाइडलाइंस बताई थी कि हमने तो स्क्रीन नहीं दी, चलो हम खुद मोबाइल यूज़ करें। नहीं, आपने बच्चे को फिजिकली टाइम देना है, आपने बच्चे के साथ इंटरेक्टिव प्ले में रहना है। आपको पता है टॉडलर एज में बच्चे को हम कहते हैं कि तकरीबन आपने 1 आवर उसके साथ प्ले करना है। टमी टाइम जो होता है उसमें आपने उसके साथ प्ले करना है। उसके साथ बड़े बच्चे में 5 साल तक की उम्र में 180 मिनट्स, 3 घंटे आपने बच्चे को टाइम देना है। तब उसकी ब्रेन की प्रॉपर वो स्टिमुलेशन होगी जिससे वो अपने लैंग्वेज के स्किल्स यानी बोलना, कॉग्निशन के स्किल्स यानी जहानत अपनी बिल्ड करेगा। सिर्फ स्क्रीन बंद करने से आपका मसला हल नहीं होगा।
यू हैव टू गिव टाइम टू द पेरेंट्स, क्योंकि दौर चेंज हो गया है। पहले दौर में बच्चों को मार के पकड़ के बाहर से घर लेकर आते थे कि भाई आ जाओ। अब इनको मार मार के कहा जाता है कि भाई ज़रा कुछ थोड़ा बाहर निकलो, कोई देखो, कोई सूरज निकला हुआ है, कोई हवा चल रही है। बच्चे तो सारा दिन बेड पे बैठे रहते हैं। तो ये पेरेंट्स के सर जिम्मेदारी है और उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर आज वो ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बीइंग डॉक्टर, मैं जो रोज़ाना इतने सारे बच्चों को देख रहा हूँ, वो आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी एक बच्चा जो कि ऑटिज़म लाइक सिम्टम में शिकार हो गया है और 3 साल में पैम्पर चेंज करना मसला नहीं है। अगर वही बच्चा 12 साल का हो गया और उसकी कॉग्निशन डेवलप नहीं हुई, तो 12 साल में मेरा ख्याल है कि बच्चे को उठाना और उसको पैम्पर पहनाना भी एक बहुत पेनफुल, फिजिकली तो है ही है, पेरेंट्स के लिए मेंटली बहुत पेनफुल। जी बिल्कुल। तो उसके लिए मेहनत आज करनी है हमने। डॉक्टर साहब, आपकी एक बात ने ना मुझे एक चीज़ सोचने पे मजबूर कर दिया कि बच्चे जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ये इनका कोई ख़ास कसूर है नहीं, क्योंकि माँ बाप का सब्स्टिट्यूट हमने मोबाइल बना दिया है। और बच्चों की नेचर में है, उनकी फितरत में है माँ बाप से अटेंशन लेना, माँ बाप के क्लोज़ रहना, उनके साए तले रहना, उनके करीब रहना। तो अब हमने माँ बाप को, अपनी जिम्मेदारियों को मोबाइल से रिप्लेस कर दिया है। एंड जो बच्चे हैं उन्होंने उस रिप्लेसमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। सो दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। बच्चे को अटेंशन चाहिए। पूरी दुनिया में आप कोई भी जानवर देख लें, वो पढ़ा लिखा पैदा होता है। उसको जैसे गाय का बच्चा पैदा हुआ है, शेर का बच्चा पैदा, उसको पता है कि उसने अपने 4 पैरों पे खड़ा होना है, उसने दूध पीना है, उसने माँ के पास जाना है, उसको एग्जैक्टली पता होगा उसने क्या करना है। मगर इंसान का बच्चा बिल्कुल कोरा पैदा होता है, बिल्कुल कोरा। तो उसको माँ बाप चाहिए। तो माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है, जो इमोशनल ज़िम्मेदारी थी। हमें ये लगता है कि फ़ाइनेंशियल ज़िम्मेदारी ही ज़िम्मेदारी है। फ़ाइनेंशियल ज़िम्मेदारी से बड़ी ज़िम्मेदारी बच्चे की तरफ इमोशनल ज़िम्मेदारी है। हमने उस इमोशनल ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल थमाया। तो ये जो आज बच्चे जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जो बच्चे मोबाइल से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसमें कसूरवार बच्चे नहीं हैं, उनके माँ बाप हैं। खुदारा अपने बच्चों पे रहम करें। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।